This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और उसकी सहायता से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने ये भी सीखा था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उससे अगला टॉपिक। यह है हमारा पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक 1.3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है प्रमेय 1.3। वैसे ही हमने पिछली क्लास में भी देख ली थी। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि यदि मान लीजिए कोई p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है ना, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या फिर एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मेन बात क्या है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 और 81 दो संख्याएं हैं। तो देखिए 81 में हम जानते हैं 3 से भाग चला जाता है। 81 में यदि मैं भाग दूं 3 से तो कितनी बार जाता है, 27 टाइम्स। तो 27 टाइम्स 81 में भाग चला जाता है 3 से। और 81 है क्या, 81 9 का ही स्क्वायर तो है। तो 3 का भाग 9 के स्क्वायर में जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 3 का भाग 9 में भी जाएगा। यह हमारी यह प्रमेय कहती है कि यदि p का भाग a स्क्वायर में जाता है तो p का भाग a में भी जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4 है, यदि 4 का भाग 456 के स्क्वायर में जाता है तो 4 का भाग 456 में भी जाएगा। ये तो होना चाहिए पहली वाली जो कंडीशन है, यदि 4 का भाग 456 स्क्वायर में जा रहा है तो 4 का भाग 456 में भी चला जाएगा। यह हमारी प्रमेय 1.3 यानी कि 1.3 कहती है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी प्रमेय 1.4। अच्छा, अब हमें यह तो पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आपको एक ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा जिसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। चाहे वह अंडर रूट 2 मिले, अंडर रूट 3 मिले, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कोई भी संख्या मिले, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें क्या बताया गया है थ्योरम 1.4 में कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने 9th क्लास में तो खाली पढ़ के छोड़ दिया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम प्रूव करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या कैसे आती है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसका एक फिक्स मेथड है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करके आना है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो भी हमें सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मान लेंगे। बिल्कुल, हमें क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब एक परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q या फिर a बटा b के रूप में लिख सकें, यही होती है हमारी परिमेय संख्या। तो मैंने अंडर रूट 2 को लिखा a बटा b, क्योंकि हम परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 2 बराबर a बटा b। उसके बाद देखिए क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ पर a और b, जब भी आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो a और b की एक खासियत होती है कि इनमें एक के अलावा और कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होता है। यानी कि a और b के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो इनमें केवल एक कॉमन आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए a आपका 5 है और b आपका 7 है, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 1। तो इनमें केवल एक कॉमन है, तो यह हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ए और बी में हमेशा क्या कॉमन होगा, ए और बी में हमेशा एक ही कॉमन होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं जहां ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, सह अभाज्य का मतलब केवल एक ही कॉमन है इनमें। ठीक है, यह ध्यान रखना है।
फिर इस b को मैं यहां पर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, √2b बराबर a। फिर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंडर रूट में है यह दो, इसे हमें हटाना है। तो अंडर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए यहां पर करेंगे √2b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। और b का स्क्वायर होगा बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस 2 को मैं यहां लाऊंगा फिर से, तो क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। ठीक है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ध्यान से समझिए कि जो a स्क्वायर है वह 2 से विभाजित हो रहा है। ए स्क्वायर आपका किससे विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर आपका 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ए भी आपका 2 से विभाजित होगा। यह कैसे आया, यह हमने में अभी 1.3 पढ़ी है कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो क्या हो गया है, अच्छा देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है 2 से। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यदि दो, एक मिनट, यदि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी यह पढ़ा है कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। अभी 2 है, वह ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए, सॉरी, तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए वाई और एन लिखकर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, कुछ डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। वाई और एन लिखकर बताइए। अच्छा, √2 को बेटा हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते वैसे, लेकिन अभी हमने क्या माना है, √2 को एक परिमेय संख्या माना है, तो हम इसके बिहाव पे लिख पा रहे हैं, इसकी वजह से लिख पा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को तो हम p/q या फिर a/b के रूप में लिख ही सकते हैं। तो अभी हमने इसको लिख कर देखा है, तो अभी है ना हम इसको आगे प्रूव कर देंगे कि हमने जो ये माना है ना परिमेय संख्या, यह गलत माना है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है इसलिए हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा अभी कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर जो ये 2 है, यह 2, यह ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब यह ए को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ए क्या हो सकता है, ए को आपको पता है ए को 2 विभाजित कर रहा है, तो ए के मान क्या क्या हो सकते हैं, ए का मान 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, 10, 12, ये सभी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी को 2 विभाजित करता है, और ए हमारी ऐसी ही संख्या है जिसको जो कि 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ए का मान इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यह 2 का एक गुणज होगा, तो इसे मैं लिख रहा हूं ए बराबर 2c। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि अभी सी की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, ए का मान हमेशा 2 के गुणज में ही आएगा, और इसका मतलब ए हमेशा ही 2 से विभाजित होगा। और यह होना भी चाहिए क्योंकि हमने नीचे लिखा है 2 ए को विभाजित करेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, ए बराबर 2c। यदि यहाँ पे आता ए 3 को विभाजित करेगा तो हम लिखते ए बराबर 3c। अगर यहाँ पे आता ए 5 को विभाजित करेगा तो आता ए बराबर 5c। ठीक है, क्या यह सबको समझ में आया, ए बराबर 2c क्यों लिखा।
देखिए यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पे कुछ डाउट आता है, तो आपको पूछ लेना है, ठीक है, डाउट में नहीं रहना है। क्लियर है क्या, समझ में आया? अच्छा, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको समझ में आया? महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, आया समझ में? चलिए बताइए कैसे आया ए बराबर 2c। ए बराबर 2c हमने क्यों लिखा, अनम्यूट करके बताइए। अच्छा, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है ए बराबर 2c कैसे लिखा? हाँ जी बताइए, चीनू कुमार की आईडी से स्टूडेंट है। हाँ जी, शानिया शर्मा की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए कैसे लिखा ए बराबर 2c। सर जो ये 2c है, हम इस c की जगह कुछ भी अंक लिख सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए, अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, आपको पता ही नहीं होता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। यदि समझ में नहीं आया है, आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ए बराबर 2c हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए हमने अभी देखा था कि ए स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर में दो से भाग जा रहा है, और हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि यदि ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो ए में भी जाएगा, तो इसका मतलब ए भी दो से विभाजित होगा। अब ए दो से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ए के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो ए के क्या हो सकता है, ए 2 4 6 8 10 कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि इन सभी में ही दो से भाग जा रहा है। तो मान लीजिए ए का मान 2 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1। मान लीजिए ए का मान 4 है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। मान लीजिए ए का मान 6 है, तो क्या लिख सकता हूँ ए बराबर 2 गुणा 3। तो आप देख रहे होंगे कि दो तो सभी में ही आएगा, चाहे ए का मान इनमें से कुछ भी हो। तो मैंने क्या किया, इस दो को तो 2 लिखा रहने दिया, और यहाँ पे इसका मान बदल रहा है तो मैंने सी लिख दिया। तो मैंने क्या बोला कि जो ए होगा ना उसको आप ऐसे लिख दो 2c। अब हम कह सकते हैं कि ए का मान हमेशा ही 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप देखिए 2c की जगह पे कुछ भी, सी की जगह पे कुछ भी रख के देख लीजिए। मान लीजिए मैं 5 रखता हूँ, तो ए का मान क्या आएगा, 2 गुणा 5 10 आएगा, और यह भी 2 से विभाजित है, और होना भी चाहिए क्योंकि हमने नीचे निकाला है कि दो ए जो है वह 2 से विभाजित होगा, ठीक है, इसलिए हमने ए बराबर 2c लिखा। चलिए, तो यह तो हो गया ए बराबर 2 × c, ठीक है। अभी इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। तो इसको मैं है ना अभी इस वाली समीकरण में रख रहा हूं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। देखिए ए बराबर 2c रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर। ए की जगह पे मैंने बस क्या लिखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए की जगह मैंने 2c लिख दिया, तो यह हो गया 2c का होल स्क्वायर। ए बी की जगह पी क्यू भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे ए और बी की जगह कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू एम एन जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो जनरली हम परिमेय संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में ही लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ए बटा बी माना हुआ है, तो मैंने भी ए बटा बी मान लिया, ठीक है। आप बिल्कुल पी बटा क्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, तो 2b² बराबर क्या आएगा हमारा। अच्छा, इसे मैं ब्लैक कलर में ही लिख देता हूँ। अच्छा, 1 मिनट आपको वेट करना है सभी को।
हाँ जी, तो अभी हम देख रहे थे 2b² बराबर क्या आया हमारा 2c का होल स्क्वायर। तो अभी क्या होगा 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। ठीक है, तो अभी मैं 2 को यहाँ पे ले जाता हूं तो क्या आएगा b² बराबर 4c² बटा 2। तो इसका मान क्या आएगा 2 एकन 2 2 2 जार 4, तो क्या हो गया 2c का स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो देखिए क्या आ गया b² बराबर 2c का स्क्वायर। और अब इस 2 को मैं यहां लेके जाता हूं तो क्या आएगा b² बटा 2 बराबर c²। देखिए अभी आप ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे इधर ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी फिर से वही बात आ गई, b² में 2 का भाग जा रहा है, b² बटे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है b² में 2 का भाग चला जाएगा, b² 2 से विभाजित है, और यदि b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। वही सेम बात बोल रहे हैं जो हमने पहले बोली थी। पहले यहाँ पर तो देखिए a² बटे 2 था, तो इसका मतलब a² 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर अभी क्या बोलेंगे, यदि b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था ना a बराबर 2c, तो सेम ऐसे ही हमारा b भी क्या होगा, b भी हमारा कोई 2 का ही एक गुणज होगा। तो b के मान भी हो सकते हैं 2 4 6 8, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ b को भी लिख देता हूँ 2d। 2d लिख लेते हैं। अभी इसका आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2d कैसे आया। 2d सेम वैसे ही आया जैसे कि 2c आया, क्योंकि हमारे b का मान भी 2 से विभाजित होगा। तो आप d की जगह भी कुछ भी रख लीजिए, c की जगह कुछ भी रख लीजिए, a और b हमेशा 2 से विभाजित ही होंगे। अभी देखिए ध्यान से समझिए, b में भी 2 आ रहा है और a में भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब a और b दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, इनके गुणनखंडों में 1 2 भी आ रहा है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने परिमेय संख्या मानी थी जिनमें a और b सह अभाज्य थे। इसका मतलब इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में तो 2 भी आ गया कॉमन। तो यह क्यों आया है 2 कॉमन, यह इसलिए आया है क्योंकि हमने जो माना था वह गलत मान लिया था। क्या माना था हमने कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ जो हमने माना था वह गलत मान लिया था, अतः हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी ये बताइए कितने बच्चों को डाउट है। देखिए डाउट तो आपको पक्का होगा, किसी न किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ चीज है, तो आपको बताना है कहां पर डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे, यदि आपका कोई डाउट है तो आपको अनम्यूट करके पूछ लेना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सेट एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? अच्छा यदि समझ में आ, क्या एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है, कौन सा पार्ट बताना है बेटा? आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? यस सर। ठीक है, तो बेटा देखिए अभी मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ आप टाइम से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमारी सेट एग्जाम्स का रिवीजन चल रहा है, तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो पाए। ठीक है, अभी यदि आप लेट आएंगे तो इसमें देखिए आपका ही नुकसान होगा। अच्छा और किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यदि जिस भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो एन लिखे एक बारी कमेंट में। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो एन लिखें कमेंट में। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है वो वाई लिखें, जिनको डाउट है समझ में नहीं आया है एन लिखें। आ गया है समझ में? ठीक है, तो देखिए ज्यादातर बच्चों को बेटा समझ में आ गया है। एक काम करना, आप क्लास के बाद में रुक जाना, सुरेंद्र कुमार के आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, आपको अलग से समझा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक काफी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है,
चलिए अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम आगे। ठीक है, तो हमने यह तो सिद्ध कर लिया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये देखिए कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम क्या मानेंगे कि माना जो हमें संख्या दी गई है 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने यह मान लिया। तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि इसे भी हम a बटा बी या फिर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा बी, बराबर क्या लिखा, a बटा बी, क्योंकि हम a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है। तो हम क्या करेंगे अभी, देखिए a बटा बी को तो इधर ले आएंगे और अंडर रूट 3 को इधर ले जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, पक्षांतरण करना आप सभी बच्चों को आता है। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा बी, यह लिखा हुआ है। जब अंडर रूट 3 को इधर लेके जाएंगे तो यह अभी माइनस का है यहाँ पर, यह यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आएगा, 5 बराबर a बटा बी प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस का अंडर रूट 3 हो गया। अभी a बटा बी को मैं इधर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस a बटा बी बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, अभी समझिए, देखिए हमें पता है अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह हम पहले से जानते हैं। लेकिन अभी हमने जो निष्कर्ष निकाला है उससे क्या साबित होता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। a बटा बी एक परिमेय संख्या है, यह हमें पता है। a बटा बी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है। 5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन यह तो अंडर रूट 3 के बराबर है, तो इसका मतलब अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक परिमेय संख्या में से जब हम परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। और यह क्यों प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यह है कि हमने जो माना है वह गलत मान लिया। जो परिमेय संख्या हमने मानी है वह गलत है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या को घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और यह क्या हो गया है, यह हमारी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। मतलब हमारी बातों में तुलना नहीं बैठ रही, आपस में हमारी बातें मैच नहीं कर रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं यह होती तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारी जो मैथ है, हमारे जो हिसाब लगाया है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन मिली अपरिमेय संख्या है। तो यह क्यों गलत आ रहा है, यह इसीलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने पहले से ही गलत मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ जी, अभी बताइए y और n लिखकर किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन y और n लिखकर बताइए। देखिए इसमें है ना, ये वाला चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉपर जो मेथड होता है वह रटना पड़ेगा, कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ के रटनी होंगी। मेथड बिल्कुल फिक्स है, आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इस तरीके का आएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये एक अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इनका थोड़ा बड़ा होता है जैसा कि हमने पहले सीखा था। या फिर आपकी इस तरह की एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है, उसको आपको पूरी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसका मेथड आपका यह रहेगा, इनका फिक्स मेथड होता है। ठीक है, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, परिमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा देखिए आपको जल्दी से बता देता हूं कि दशमलव प्रसार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1/2 है, यदि इसे मैं लिखूं 0.5,
तो यह इसका दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव के रूप में लिखना संख्या को, वह दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, जैसा जैसा कि 1/2 का क्या हो गया दशमलव प्रसार 0.5, तो यह इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दशमलव प्रसार जो हमारे होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हमारा दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत क्या होता है? शांत होता है यदि दशमलव के बाद आपके अंकों की संख्या सीमित है। दशमलव के बाद आपके अंकों को हम गिन पा रहे हैं कि कितने अंक हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे शांत दशमलव प्रसार। उदाहरण के लिए 5.3297, यह हमारा एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो अंकों की संख्या है वह सीमित है। कितने अंक हैं आपके? इसमें 4 अंक हैं, 1 3 2 9 7, तो टोटल 4 अंक हैं। तो यह कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अशांत क्या होगा? अशांत जिसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं होगी। उदाहरण के लिए 5.3297592588 और आगे बिंदु बिंदु बिंदु, इसका मतलब क्या है? ऐसे आगे चलते ही जा रहे हैं, तो यह हमारा कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जिसमें अब इसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं है, इनको आप गिन ही नहीं सकते कि ये आगे तक कहां तक जा रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु 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 लग रहे हैं, इसका मतलब यह आगे तक चलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अच्छा जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट होता है, बेटा आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है कि सर मुझे यहाँ सब दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। वेट नहीं करना है, बाद में ये नहीं कहना है कि सर पूरा समझा दो दोबारा से। आपको पता है, देखिए आप जितने ज्यादा हम कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं उतने ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं सेट एग्जाम्स में, तो आपको कहीं भी डाउट आता है आप डाउट पूछ लेना। ठीक है, डाउट रखना नहीं है। तो देखिए अशांत अभी हमारे होंगे 2 प्रकार के। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है अशांत आवर्ती, और दूसरा क्या होता है? अशांत अनावर्ती। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। अभी ध्यान से समझिए ये क्या होते हैं। अशांत आवर्ती होता है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अच्छा, अशांत को क्या बोलते हैं? अशांत को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और शांत को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है जो कि खत्म हो जाता है। अभी देखिए इसमें शांत में खत्म हो जा रहा है ना, ये 7 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये खत्म हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब यह शांत है, यह रुक गया है, शांत हो गया है। अशांत क्या है? यह रुका नहीं है, शांत नहीं हुआ है, आगे चलता जा रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग। तो देखिए आपके जो दशमलव के बाद अंक हैं, यदि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसा हो 5.39393939, इस तरह की आपकी एक अशांत संख्या है। अशांत तो है क्योंकि आगे तक चलती जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। कौन सी? 39, 39393939, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यदि बार बार आपके दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं तो वह कहलाएगी आपकी अशांत आवर्ती। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही क्योंकि अशांत है, आवर्ती को बोलते हैं रिपीटिंग। इसका मतलब ये बार बार खुद को रिपीट करते हैं नंबर्स। और दूसरा क्या होता है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अशांत अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं करते हैं, इसमें रिपीट नहीं करते हैं। तो मान लीजिए यदि ऐसी, अभी जैसे यही संख्या ली थी हमने, तो ये वाली कैसी है? यह वाली अशांत अनावर्ती है, क्योंकि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। हमें पता ही नहीं लग रहा कि रिपीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो हम देख सकते हैं कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह कैसी है? यह एक अशांत अनावर्ती संख्या होगी। ठीक है, चलिए यहां तक तो ये देखिए नवी क्लास की बातें सभी आपको बस में रिवाइज करा रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको एक बार ध्यान आ जाए चीजें। ठीक है, फिर हमारी एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो भी आपकी परिमेय संख्या होंगी
उनका यदि हम दशमलव प्रसार निकालें तो वह या तो शांत होगा या कौन सा होगा, अशांत आवर्ती। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन से होंगे, हमेशा ही अशांत अनावर्ती। तीसरा वाला बचा अशांत अनावर्ती, तो तीसरा वाला होगा हमेशा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो यह आपको याद होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यदि संख्या हमारी परिमेय है तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि कोई दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है तो हम बोल सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसमें भी हम यही बोल सकते हैं कि यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो उसकी वह कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए यह वाली हमने संख्या लिखी 5.3297, यह कैसी है, शांत है, तो हम इसे देखकर ही कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वैसे ही इसी प्रकार से देखिए ये वाली संख्या, देखिए ये वाली संख्या कैसी होगी, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती संख्या है तो हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सेम फिर हम ये वाली की बात करते हैं तो ये एक अशांत आवर्ती संख्या है तो हम कह सकते हैं यह कौन सी संख्या होगी, यह हमारी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अशांत आवर्ती में एक बात और, जो भी अंक रिपीट होते हैं बार बार, जैसे यहाँ पे 39 रिपीट हो रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 5.39, और जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना उसके ऊपर यह लाइन बना सकते हैं जिसे हम बार कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 9 के ऊपर क्या बना दिया, ऊपर यह बार बना दिया, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती को बार का मतलब है वह संख्या आपकी बार बार रिपीट हो रही है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है क्या, जल्दी से बताइए। वाई और एन लिखकर बताना है, समझ में आ गया तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें, जल्दी से सभी बच्चे। देखिए ये वैसे 10th क्लास का नहीं है, ये 9th क्लास का है, लेकिन काम आएगा काफी, इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया है सारा। किसी को डाउट हो तो बेटा देखिए डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लेना आराम से। चलिए अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए अभी हमारी प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय 1.5 है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है तो x को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, हमें पहले से दिया गया है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि शांत क्या होता है, इसलिए मैंने वो सब कुछ बताया था। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम इसे p बटे q के रूप में तो लिख ही सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी इसमें कहा जा रहा है कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि जो इस नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड होंगे वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण चलिए ले ही लेते हैं। तो उदाहरण हमें क्या दिया गया है, हमें एक उदाहरण दिया गया है 3.58। ये आप देख सकते हैं यह एक शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। ठीक है, तो अंकों की संख्या सीमित है तो यह शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो हम चेक करके देखते हैं क्या वाकई जो, यदि हम इसे p बटे q के रूप में लिखें तो क्या वाकई q के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आएंगे क्या। तो देखिए 3.58, ठीक है, इसे मैंने सबसे पहले p बटे q के रूप में लिखा। कैसे लिखेंगे, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ अंकों की संख्या 2 है तो नीचे 100 लिखा। यदि 3 होती तो 1000 लिखते, 4 होती तो 10,000 लिखते, अभी 2 है तो हमने 100 लिखा। ठीक है,
तो क्या आ गई हमारी P बटे Q के रूप में 358/100। ठीक है, तो अभी यदि मैं 100 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो 100 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे तो वो आएंगे मेरे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 को क्या लिखा 5 का स्क्वायर। तो मेरे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 5 की घात 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि यदि हमने किसी भी शांत दशमलव प्रसार को P बटे Q के रूप में लिखा, तो हमारे Q के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप के ही आए हैं। इसका मतलब यह बात बिल्कुल क्या है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कोई संख्या है 3.59472। तो आपसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझेंगे कि इसको यदि हम P बटे Q के रूप में लिखें, संख्या 3.59472, इसको यदि हम P बटे Q के रूप में लिखें तो जो Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस रूप के होंगे। तो हमें पता है यह कैसी संख्या है, शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो हमें पता है इसे P बटे Q के रूप में लिखने पर Q के जो दशमलव प्रसार होंगे वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या यह प्रमेय समझ में आई, जल्दी से बताइए y और n लिखकर सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए बेटा जल्दी से। सभी बच्चों को कमेंट करना है और जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, यदि आया है तो ही वाई लिखें, कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अभी यह तो थी प्रमेय 1.5, अभी हम पढ़ते हैं प्रमेय 1.6, जो कि क्या है मैं पहले से ही आपको बता देता हूं, बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके विपरीत है। इसका मतलब क्या है, अभी तो हम बोल रहे हैं कि यदि हमारे दशमलव प्रसार शांत है तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। ठीक है, यह तो हमारी प्रमेय है 1.5। अभी देखते हैं प्रमेय 1.6 क्या कहती है कि यदि यदि कोई भी संख्या है P बटा Q, उसमें Q का अभाज्य गुणनखंड हमें दिया गया है 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, यह हमें पहले से दिया गया है। तो फिर हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें हमें दिया गया है शांत है, तो हम बोल रहे हैं Q का भाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। और फिर में 1.6 में हम क्या बोलेंगे कि यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो फिर हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए एक बारी देखते हैं फिर में 1.6। तो हमें मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, वही x बराबर P बटे Q। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है और Q का हमें अभाज्य गुणनखंड दिया गया है कि Q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, यह हमें पहले से दिया गया है। तो इसका मतलब x का दशमलव प्रसार, इस जो P बटे Q का दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों प्रमेय, यदि शांत है तो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा, और यदि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो आपका शांत होगा। ठीक है, यह सिंपल सी बात है। अभी देखिए प्रमेय 1.7 भी आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। प्रमेय 1.7 क्या कहती है, प्रमेय 1.7 कहती है कि यदि x बराबर P बटे Q जो है, इसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है, यदि है तो शांत होगा, और यदि नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। नहीं है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अच्छा को अशांत अनावर्ती क्यों नहीं होगा, आपका अभी यह डाउट आएगा। तो देखिए हमने अभी बात की थी परिमेय संख्याओं के कौन कौन से हो सकते हैं,
परिमेय संख्याओं के या तो शांत हो सकते हैं या फिर अशांत आवर्ती हो सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं के क्या हो सकते हैं? अपरिमेय संख्याओं के हमेशा अशांत अनावर्ती होंगे। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हमें जो संख्या दी गई है वो p बटे क्यू के रूप में दी गई है, x बराबर दिया है ना p बटा क्यू, तो क्योंकि यह परिमेय संख्या तो है, अब परिमेय का मतलब क्या है? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यदि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो होगा आपका शांत, यदि है तो शांत, और यदि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो होगा आपका अशांत आवर्ती। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे 2/3 है। अब इस 3 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो क्या आएगा? 3 गुणा 1 ही आएगा। तो यह क्या 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहीं से कह सकते हैं देखकर कि इसका जो भी हमारा दशमलव प्रसार आएगा वह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, फिर हमने इसका निकाल के भी देखा कि क्या वाकई में अशांत आवर्ती आ रहा है। तो देखिए 2 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.66666, यह संख्या आगे तक चलती जाएगी। तो आप देख सकते हैं यह अशांत आवर्ती है। अशांत क्यों है? क्योंकि आगे तक चलती जा रही है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट भी हो रही है, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती ही आया है। अब आप कहेंगे कि इन प्रमेय को याद करने से फायदा क्या हो रहा है? तो देखिए इनसे फायदा यह हो रहा है कि हमने तो यहाँ पर करके देखा है, भाग से भी करके देखा है कि क्या वाकई में अशांत आवर्ती आता है क्या। आपको देखते ही पता लग जाएगा। आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन देखा, आपने देखा p बटे क्यू के रूप की संख्या है, लेकिन क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो आप देखते ही बोल सकते हैं यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और नीचे आपको भाग देकर बकायदा चेक भी कराया गया है कि बिल्कुल इसका अशांत आवर्ती ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 13/125, तो p बटे क्यू के रूप की है। p बटे क्यू के रूप की है तो मैं जल्दी से एक बार क्यू के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। तो 125 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा 5, 25, 5, 5, 5, 1। ठीक है, तो 125 क्या हो गया? 5 का क्यूब, ये आया है। अभी देखिए क्यू है हमारा 125, क्या है? क्यू है, और क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के आ गए? 5 की घात 3 आया है। तो अभी आपका सबसे बड़ा डाउट तो होगा कि सर ये इसका मतलब यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं आया है, क्योंकि केवल 5 है, तो यह गलत बात है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और 2 की घात यहाँ पर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 5 की घात 3 और यह हो जाएगा 5 की घात 3। तो आपको सिंपल सा याद ये रखना है, चाहे दोनों आए, 2 की घात n आए 5 की घात m आए, 2 भी आए 5 भी आए, चाहे अकेला 2 भी आए और चाहे अकेला 5 भी आए, तो तीनों ही केस में यह चीज सही है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 की घात 3 आ रही है तो इसका मतलब यह हमारे इसी रूप की है, और जब इसी रूप की है तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा होगा? यह शांत दशमलव प्रसार होगा। और हम निकाल के देख भी सकते हैं, 13 में यदि आप 125 का भाग देंगे तो आपको शांत दशमलव प्रसार ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी प्रमेय 1.5 भी खत्म हो जाती है, प्रमेय 1.6 भी खत्म हो जाती है, प्रमेय 1.7 भी खत्म हो जाती है। देखिए 13 में यदि हम 125 से भाग दें तो हमें यह मिलेगा 0.104। इसका मतलब क्या है? हमें यह भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी पूरी, यदि हमें प्रमेय याद है तो हम खाली अभाज्य गुणनखंड करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, इसीलिए हमारी जो संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यह फायदा होगा प्रमेय से। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारी प्रमेय 1.7 तक यहाँ तक खत्म हो गई है। अभी बताइए y और n लिखकर आपको यदि समझ में आया है तो y लिखें, कुछ भी डाउट है तो n लिखें। सभी बच्चों को कमेंट करना है बेटा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो आप n लिखेंगे, यदि समझ में आ गया है तो आप y लिखेंगे। देखिए मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ टॉपिक है,
इसीलिए आपसे बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले आपके सेट के लिए चुना है, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ है, बच्चों को कम समझ में आता है। सभी प्रमेय क्लियर है ना? अभी हम इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं आपके जैसे बोर्ड या फिर सेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि हमें भाग नहीं करना है, हमें भाग नहीं करना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, अब यह तो दे दिया हमें परिमेय है और हमें देखते ही पता भी लग रहा है कि परिमेय है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती है। ये तो चलो हमें दे दिया कि शांत है या अशांत आवर्ती है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हैं बताइए, तो अशांत अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्याओं के केस में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पी बटे क्यू के रूप की संख्या है, क्यू का दशमलव प्रसार कैसा दिया है? 2 की घात n 5 की घात m, इसके साथ साथ हमारा 7 और है, 7 की घात भी लिखी हुई है 5, लेकिन हमें पता है केवल क्या होना चाहिए? 2 की घात n 5 की घात n, इसके रूप का होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी और नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7 भी है, इसलिए यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसलिए यह कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम निकालते हैं 343। तो 343 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 7, यहाँ पे आएगा 49 7 7 7 1। तो इस 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? हम क्या लिख सकते हैं? 29 बटा 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ लिख सकते हैं 29 बटा 7 की घात 3। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है, इसीलिए यह भी कैसा होगा? यह भी हमारा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 है, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या आएगा? 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, क्योंकि 1 आ गया है, भाग पूरा हो गया है। तो क्या लिख सकते हैं? 35 बटा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 35 बटा 2 की घात 1 5 की घात 2, 5 2 बार है 5 की घात 2, 2 एक बार है 2 की घात 1। तो इसका मतलब यह क्या 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है? बिल्कुल है, 2 की घात है और 5 की घात है। तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो हमने बिना कोई भाग किए, हमने कोई भी भाग नहीं किया है, बिना भाग किए हम निकाल सकते हैं कि शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को समझ में आया प्रमेय का यूज करके कैसे आंसर देना है? क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार के आएंगे। जल्दी से कमेंट में बताइए बेटा। केवल और केवल 2-3 बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी के बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप n लिखें, आ रहा है तो y लिखें। सर पहले वाला दोबारा करा दो। ठीक है, तो पहले वाला देखिए, समझिए। 343 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो वो क्या आए हैं? 7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि 7 हमारा 3 बार आया है, इसलिए हमने उसे लिख दिया 7 की घात 3। ठीक है, अभी ना तो उसमें 2 है ना ही उसमें 5 है। ठीक है, तो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए वह अशांत आवर्ती हो गया। और दूसरा क्या आया? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आया है, 2 है और 5 है, तो वह हमारा शांत हो गया। तीसरे में है 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके साथ 7 भी आ गया। तो लेकिन हमें 7 तो नहीं आना चाहिए था, 2 और 5 यही आने चाहिए थे।
तो इसलिए तीसरा वाला भी अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यह क्लियर है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, संख्या 0.625 यदि हम इसे p/q के रूप में लिखते हैं, संख्या 625 को यदि p/q परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाए तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे? ठीक है, देखिए अभी यह हमें दिया गया है, कैसा है, शांत है, हम देखकर ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, 3 अंक है, इसलिए यह शांत होगा। और हम जानते हैं कि यदि शांत है तो p/q अगर रूप में लिखा गया है तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे? 2 की घात n 5 की घात m। तो हम कह सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। बस यही करना है इसमें। तो आपको कैसे लिखना है, दी गई संख्या हमें पता है शांत है, और यदि कोई संख्या शांत है उसे p/q के रूप में लिखा जाए तो परिमेय 1.5 से, परिमेय 1.5 क्या कहती है कि यदि कोई संख्या हमारी कैसी है, शांत है, तो q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात n के रूप के होंगे। तो बस आपको लिखना है, अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ पे हमें नीचे दिए गए हैं। दशमलव प्रसार प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। अभी हमें बताना है क्या परिमेय है या नहीं है। चलिए यह देख के बताइए यह कैसा दशमलव प्रसार है। अच्छा चलिए अभी मैं ही बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें हालांकि काफी सारी संख्या लिखी है दशमलव के बाद, लेकिन बिंदु 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 नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हम इनको गिन सकते हैं कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। तो इसका मतलब हम गिन पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। और हम जानते हैं कि यदि शांत है या फिर अशांत आवर्ती है तो होगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन यदि अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह हमने पढ़ा है। तो क्योंकि यह शांत है तो कैसी संख्या आएगी, यह होगी आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है। अभी देखिए यह वाला क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा इसे देख के, सबसे पहले तो देखिए बिंदु 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 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका अशांत तो है। अभी चेक करना है आवर्ती है या अनावर्ती है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें सर रिपीट तो हो रहा है कुछ, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, फिर 2 आया, फिर 0 0 आ गई, मतलब यहाँ 20 है, फिर 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर 2 लाख हो गया, सॉरी फिर 20,000 हो गया। तो इस तरीके से चलती जा रही है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, आगे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है। तो यह कैसी है, यह अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और हम जानते हैं अशांत अनावर्ती कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यह हो गई अपरिमेय संख्या। चलिए लास्ट देखते हैं, क्योंकि ऊपर बार लगा है और बार केवल हमने पढ़ा है आवर्ती संख्याओं में लगता है, अशांत आवर्ती में तो हम देखकर ही बता सकते हैं यह अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होती है, परिमेय संख्या होती है आपकी। तो यह भी आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, डाउट है तो एन लिखेंगे। अभी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, पहला चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी क्लास छोड़कर नहीं जाए।